जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। आज हम चालू करेंगे जेनेटिक्स। आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक्स क्या है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जेनेटिक्स में, कौन कौन से इसकी मेन टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, बात करेंगे जेनेटिक्स में। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन में। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स कुछ नहीं है, बस एक प्रकार से लॉज है कुछ, और उसकी एक मैकेनिज्म है दो चीजों को लेकर के कि इनहेरिटेंस कैसे आता है और वेरिएशन कैसे होता है। जैसे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब एक तरीके के कैरेक्टर्स लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। उसके कुछ नियम कानून होते हैं और उसी नियम को या उसी प्रिंसिपल को हम इस जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर अगर हर एक स्टेप में जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आता है तो उसके भी कुछ नियम कानून होते हैं, उसके भी कुछ लॉज होते हैं, और वो लॉज इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्हीं को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो नियम होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये एक मैकेनिज्म के तहत ट्रांसफर होते हैं। कोई भी कैरेक्टर होता है उसकी ट्रांसफर होने की एक मैकेनिज्म होती है। तो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जेनेटिक्स को इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है। इट इज बोले तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन के स्टडी है एक प्रकार की। इसकी बोले प्रिंसिपल्स और उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल सकते हैं नॉर्मली, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं। दोनों की फादर कहे जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने इस चीज के बारे में देखा कि आखिरकार जनरेशन से जनरेशन में जो चीज ट्रांसफर होती है वो क्यों ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसफर होती है। उस चीज को उन्हें एक्सपेरिमेंटल वे में प्रूफ किया, दिखाया, बताया, दुनिया के सामने लेके आया। ठीक है, इसलिए इन्हीं को फादर की उपाधि दी जाती है, बोले जेनेटिक्स के फादर हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि जो जेनेटिक्स है उससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट थे। सिर्फ अकेले ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं थे जो जेनेटिक्स को पूरी तरीके से सबके सामने ला करके रखती है, नहीं। इसमें और दूसरे साइंटिस्टों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा, बट उनको फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पे उनने एक्सपेरिमेंटल वे में जेनेटिक्स को प्रूव करने का काम किया था। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आएंगे। हम 10 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पूरी जेनेटिक्स जो यूनिट है, जो सेकेंड यूनिट है क्लास 12 की, अभी नई बुक के अकॉर्डिंग 4, 5 और 6 चैप्टर, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 5, 6 एंड 7 चैप्टर। ठीक है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, फिर आगे वाले में क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और लास्ट वाला फिर इवोल्यूशन। इस तरीके से 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर में हम इन साइंटिस्टों का योगदान देखेंगे। ये साइंटिस्ट हर एक अपनी अलग अलग थ्योरी लेकर के आते हैं, या थ्योरी लेकर के नहीं आते हैं तो इनका योगदान है उस थ्योरी को बनाने में या उस सिद्धांत को प्रूव करने में। ठीक है, प्रिंसिपल को डेवलप करने में। तो मैंने अभी तक, हालांकि यहाँ पे 10 से ज्यादा भी साइंटिस्ट हैं, बट मैंने केवल जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत ज्यादा योगदान है, ऐसे साइंटिस्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया है। जिनका साइंटिस्ट का अलग से पढ़ने का हमारा तरीका इसलिए है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक बार इन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे, पता रहेगा। जब अब चैप्टर के बीच में साइंटिस्ट का नाम आएगा तो कम से कम एक बार लगेगा कि हमने सुना था, अच्छा इन साइंटिस्ट का ऐसा योगदान था, यहाँ की इस फील्ड में इसका योगदान था। तो इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे इनके बारे में जान जाएंगे फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, जो 4th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है, ये क्या थे? एक बोटेनिस्ट थे, एक टीचर भी थे, बोटेनिस्ट थे। ठीक है, ऑगस्टियन इनको प्रीलेट बोला जाता है और फिर मॉन्क बोला जाता है। तो ये एक प्रकार के पादरी थे। ठीक है, ऑगस्टियन के। हालांकि ये कंट्री कौन सी कंट्री से? ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिन्होंने नियम कानून लाया था, ठीक है, हेरिडिटी का, और उस हेरिडिटी वाले नियम कानून के अंदर भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू ले द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मैथमेटिकली यूज किया था उसको। इन व्हाट कम्स टू बी कॉल्ड मेंडेलिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, आज हम क्या बोलते हैं, उसको मेंडेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये एक प्रकार के मैथमेटिशियन थे, कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे।
ठीक है, जो फ्रिकर जॉन मेंडल जी हैं। स्टैटिस्टिक्स का इनने बायोलॉजी के फील्ड में यूज किया था, ठीक है। आगे ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। फिर दूसरा साइंटिस्ट का नाम आता फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक जो एक ब्रिटिश बायोफिजिसिस्ट थे, ठीक है, क्या थे, एक बायोफिजिसिस्ट थे ब्रिटिश के। इनका सबसे बड़ा योगदान है कि इनने डीएनए की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी बेटा? डीएनए की खोज करी थी, ठीक है। हालांकि इनके डीएनए की खोज करने में 2 साइंटिस्ट और शामिल थे, ठीक है, एक जेम्स वाटसन करके थे और दूसरे थे मॉरिस विल्किंस करके साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इसलिए इन तीनों साइंटिस्टों को एक साथ मिला करके 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसलिए क्योंकि इन तीनों ने मिल करके एक प्रकार से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है उसके अंतर्गत जो डीएनए होता है कि डीएनए ही एक प्रकार का मटेरियल है जो इनहेरिटेंस का कारण बनता है, उस डीएनए को जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको इन्होंने क्या किया था? कवर किया था, ठीक है, या डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट है व्हिच अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर द हेरिडिटी एंड कंट्रोल ऑफ लाइफ फंक्शंस, ये सब चीजें बता दी। नेक्स्ट हमारे पास जेम्स डीवे वाटसन, वही वाटसन जो जेम्स वाटसन, उनका पूरा नाम क्या है बेटा? जेम्स डीवे वाटसन करके है, ठीक है। ये एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है, एंड बायोफिजिसिस्ट थे। कैसे थे बेटा? जेनेटिसिस्ट थे, सॉरी, अमेरिकन जेनेटिसिस्ट एंड बायोफिजिसिस्ट थे, जिनने क्या किया था? बहुत क्रूशियल रोल अदा किया था डीएनए की डिस्कवरी में, ठीक है। इसलिए इन तीनों को मिला करके क्या किया गया था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें पता चली होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर के साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन ये एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट एंड साथ में जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है, मतलब इन्हें जेनेटिक लेवल में भी काम किया है और साथ में जूलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट रिसर्च विद द फ्रूट फ्लाई, इन्हें जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की एक फ्रूट फ्लाई होती है उसमें बहुत सारा उसके विंग के कलर को लेकर के, उसके आइज को कलर को लेकर, उसके बॉडी के शेप को लेकर के, बॉडी के कलर को लेकर के इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए, बहुत सारे किए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा उससे परिचित है कि हाँ ये क्या करिए थे, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में काम किए थे। बाय व्हिच एस्टैब्लिश द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सी थ्योरी? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्हें सबसे पहले क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इनका एक मतलब स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टवंट, ठीक है। उसने क्या किया था? कंस्ट्रक्ट फर्स्ट जेनेटिक मैप ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है? ऐसा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में किस पोजीशन पे कौन से जीन है, इस जीन की डिस्टेंस को मैप नाप करके उसका एक मैप बनाया था किसने? अल्फ्रेड स्टर्टवंट ने, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मैप के नाम से जानते हैं कि कोई भी जीन है उसमें एक क्रोमोसोम में किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस सब चीज को किसने नापा था? एक प्रकार से अल्फ्रेड नाप करके उसको एक मैप के में प्रदर्शित किया था, दिखाया था, इसलिए उसको क्या बोला गया? जेनेटिक मैप बोला गया, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट नेक्स्ट हमारे पास कौन से? फ्रांसिस क्रिक करके, सॉरी फ्रांसिस कोलाइन करके हैं। जो फ्रांसिस कोलाइन है ये भी अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे। मैक्सिमम इसमें जो साइंटिस्ट है जेनेटिक लेवल में काम वर्क करने वाले वो मैक्सिमम अमेरिकन वाले हैं, ठीक है। तो अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे हु डिस्कवर्ड द जीन कॉजिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर। इनने क्या किया था? जो जेनेटिक डिसऑर्डर को काज करने वाले जो जीन होते हैं उन जीन को इसने डिस्कवर किया था। ये सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2009 से लेकर के 2021 तक ये यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये एज ए डायरेक्टर की तरह इन्हें काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूगो डे व्रीज, 7th नंबर पे कौन है बेटा? ह्यूगो डे व्रीज, ठीक है। ये डच बोटेनिस्ट थे, साथ में जेनेटिसिस्ट थे, मतलब ये प्लांट वालों के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, किस तरीके से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि आगे वाला जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 7 और नई वाली बुक के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर जो है वो एवोल्यूशन ही है। तो उसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नाम की हम मतलब डिस्कशन करेंगे, वहां पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन करके एक टॉपिक दिया, वहां पे पढ़ेंगे। तो इनने सबसे पहले ह्यूगो डे व्रीज ने क्या कहा था? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है, इस चीज को सबसे पहले दुनिया के सामने लेकर के आए थे। ही रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल म्यूटेशन इन 1900 में। कब बेटा? 1900 में, ठीक है। इनने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, दोबारा से डिस्कवरी की थी। समझ में आई मेरी बातें? इसके साथ साथ जैसे ये यहाँ पे ये क्या थे? एक प्रकार के डच बोटेनिस्ट थे, ये अपना अलग
मेंडल के वर्क को रीडिस्कवरी कर रहे थे, उसी के पैरेलल में उसी समय पे कोई और साइंटिस्ट कहीं और जगह पे भी वर्क कर रहे थे। वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? जैसे एक बोटेनिस्ट थे कार्ल कॉरिन्स करके थे, और एक इरिक स्मार्क करके हैं साइंटिस्ट, इरिक स्मार्क सिसनेग करके। ये साइंटिस्ट भी दोनों मिल करके बोले थे, दोनों अलग अलग जगह पे ये भी मेंडल के वर्क को रीडिस्कवरी कर रहे थे। इस तरीके से इन तीनों साइंटिस्टों ने मिल करके मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी। भले अलग अलग जगह पे की थी, बट एक ही टाइम पे की थी। समझ में आई मेरी बातें? चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है जो साइंटिस्ट है, उनका नाम है विलियम बेटसन। सबसे पहला व्यक्ति जिसने जेनेटिक्स वर्ड को मतलब लाया था, या जेनेटिक्स वर्ड दिया था। जेनेटिक्स वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? इसी विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ही वाज इंग्लिश बोटेनिस्ट। कैसे थे बेटा? ये इंग्लिश बोटेनिस्ट थे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म जेनेटिक्स। इन्हें सबसे पहले टर्म जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया था टू डिस्क्राइब द हेरिडिटी। क्या करने के लिए? टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, या हेरिडिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, हेरिडिटी क्या होती है उसके लिए उन्होंने जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये शायद पंजाब के रायसेन या रायपुर करके है इलाका, वहां से थे। तो ही वॉज द इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। मतलब ये इंडियन थे, भारतीय मूल के थे, बट कहाँ पे हैं अब? उनके पास नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की है। तो ये बायोकेमिस्ट थे। ही डेवलप्ड द केमिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब ये एक पहले ऐसे पर्सन थे जिनने एक सिंथेटिक मीडियम में आरएनए कैसे बनाया जा सकता है, केमिकल मेथड से कैसे आरएनए बनाया जा सकता है, इस चीज को उन्हें डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इससे फर्क क्या हुआ? इससे ये पता चल गया कि आखिरकार जो आरएनए और डीएनए में जो बेसिस होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन कौन से बेसिस कैसे अरेंज होते हैं, इनके बारे में जानकारी करना आसान हुआ। और इसी की वजह से डॉक्टर हरगोविंद खुराना की वजह से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें वर्क करने में, उसमें जो डीएनए है उसके डीएनए की स्टडी करने में बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, जैसे होमोपॉलीमर्स होते हैं, कोपॉलीमर्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी निकालना काफी आसान हो गया था। ठीक है, फॉर दिस डिस्कवरी ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। इनको भी क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, लास्ट हमारे 10 नंबर के साइंटिस्ट जो हैं वो थियोडोर बावेरी एंड वाल्टर सटन थे। दो साइंटिस्ट हमारे पास में, थियोडोर बावेरी एंड वाल्टर सटन। दे आर द टू साइंटिस्ट हु वे क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, तो इनने डिस्कवर की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनका योगदान पढ़ेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 10 साइंटिस्ट हमने पढ़े, जिनका अभी जो आने वाले हमारे इस जेनेटिक्स के अंदर जो 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर में बहुत 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 ज्यादा ही क्रूशियल रोल अदा किया था इन तीनों मतलब 10 साइंटिस्टों ने मिलकर के। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो जेनेटिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको आगे जो भी चैप्टर है उन चैप्टर को समझना, उनके बारे में स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जीन। जीन क्या होता है, कैसे समझेंगे जीन क्या होता है? तो सिंपल सी परिभाषा इसकी, जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है इनहेरिटेंस के लिए? या जो डीएनए का जो छोटा सा पार्ट होता है, एक प्रकार का डीएनए क्या होता है? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हर एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, या एज जेनेटिक वर्क की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो उसका एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, या फिर एमआरएनए को कोड करेगा, फिर एमआरएनए प्रोटीन को कोड करता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, अब जो जीन होता है ये हमेशा पेयर में पाया जाता है। जीन कहाँ पाया जाएगा बेटा? हमेशा पेयर में पाया जाता है। ठीक है, और ये ही एक रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए। अगर कोई कैरेक्टर हमारे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे बाल मेरे अगर देख लिया जाए तो मतलब स्ट्रेट हैं या सिल्की हैं, या फिर वो क्या बोल सकते हैं कि राउंडेड वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कर्ली हेयर्स बोलते हैं। तो कर्ली हेयर्स हैं, आंखों का कलर कैसा है, बॉडी का कलर कैसा है, ये सब कुछ जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। इसलिए बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एलील्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जीन बताया आपको कि जीन क्या होता है, पर्टिकुलर डीएनए का एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कोई जीन मौजूद है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन मौजूद है वो पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मान लीजिए कि आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए बेटा? आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, स्थित है। अब मेन बात आती है कि इसमें अल्टरनेटिव फॉर्म भी होते हैं। एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकते हैं। और एक जीन के जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील्स के बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैं ले चलता हूं एक आइसक्रीम की दुकान पे और मैं आपको बोलता हूं कि आपको आइसक्रीम कौन सी चाहिए, किस फ्लेवर की चाहिए। तो आप हो सकता है आप उसमें से बहुत सारे फ्लेवर गिनाते हैं, आप वैनिला फ्लेवर गिनाते हैं मुझे, आप मुझे मैंगो फ्लेवर बता सकते हैं, आप मुझे ऑरेंज फ्लेवर बोल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप उनको बता सकते हैं। बट मैं आपको बोलूं कि नहीं, मैं सिर्फ आपको प्लेन आइसक्रीम दूंगा जिसमें किसी प्रकार का कोई फ्लेवर नहीं होगा, बस उसमें शुगर होगी, मिल्क होगा, ये सब चीजें शामिल है, ठीक है, ठंडी होगी। तो अब आप बोलोगे कि नहीं ये प्लेन वाली मुझे नहीं चाहिए, दूसरी वाली चाहिए। तो क्या दूसरी वाली भी आइसक्रीम ही या कुछ दूसरी चीज है? बस उसमें फ्लेवर का चेंज है, वो भी आइसक्रीम है, प्लेन वाली भी आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम के ही कितने सारे अल्टरनेटिव फॉर्म है, जितने भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं वो सब आइसक्रीम के ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। इवन सबके सब क्या है? आइसक्रीम है। सेम इसी प्रकार से एक जीन के कई सारे अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं और होते हैं, ठीक है। वो जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम एलील्स बोलते हैं। जैसे जीन हमने आइसक्रीम की बात करी थी, तो प्लेन के अलावा भी कई सारे अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम थी, तो वो एक प्रकार की क्या है? उसकी एलील्स हैं। सेम इसी प्रकार से जब जीन होता है तो पर्टिकुलर जीन, जैसे आई कलर के लिए जो मेरी कॉर्निया का कलर होता है, अगर वो ब्लैक कलर है, कैसा है? ब्लैक कलर है आइरिस का, तो आइरिस का अगर ब्लैक कलर है तो ठीक है, वो ब्लैक के लिए मतलब जो जीन है वो ब्लैक को कोड करता है। बट अगर वहीं से अगर ब्राउन कलर है, ग्रीनिश कलर है, ठीक है, या फिर ब्लूइश कलर है, तो वो उसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म की वजह से है। किसकी वजह से? अल्टरनेटिव फॉर्म की वजह से है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो अल्टरनेटिव एक ही जीन के अल्टरनेटिव जो फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। तो दीज आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ओके, एलील्स हो गए। अब हमारे पास आता है बेटा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ये क्या चीज होती है? बोले जो एलील्स होते हैं, जो जीन के जो एलील्स होते हैं, अगर दो के दोनों पेयर, जैसे भाई हमारे पास क्या होते हैं? एक डिप्लॉइड सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हर एक लेवल में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग के बॉडी में। तो प्रत्येक पेयर में जीन्स होते हैं। अगर मान लीजिए इधर वाला क्रोमोसोम है, इसमें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन कैपिटल टी है, मतलब लंबी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे छोटी हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन क्या है? स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए आपके पास एक कैपिटल टी हो गया, एक इधर की तरफ क्या हो गया? स्मॉल टी हो गया। अब ये दोनों ही जीन है, पर दोनों ही एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। एक छोटी हाइट को कोड करता है और एक बड़ी हाइट को कोड करता है। बड़ी हाइट को कोड करने वाला जो है वो कैपिटल टी है, जो छोटी हाइट को कोड करने वाला है वो स्मॉल टी है। तो आखिरकार हाइट को ही कोड कर रहे हैं ना, हाइट को कोड करने वाला जीन। अब आपसे थोड़ी बोलेगा कोई कि छोटी हाइट को कोड कर रहा है, बड़ी हाइट को कोड कर रहा है, बट उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो दो अल्टरनेटिव जो फॉर्म है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, यहां से सुनना मेरी बात, अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये कौन सी कंडीशन बना के तैयार करेगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन बना के तैयार कर देगा। बट अगर इन्हीं क्रोमोसोम में सपोज मान लीजिए एक पर्टिकुलर कलर के लिए जिसे क्या लेते हैं, बॉडी कलर को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी की बॉडी व्हाइट है तो उसके लिए हम कैपिटल डब्ल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी अगर व्हाइट है तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? बिल्कुल फेयर होगी, व्हाइट होगी, ठीक है। हालांकि ऐसा मैंने आपको जब समझाया बताया है, ऐसा जरूर नहीं कि डब्ल्यू ले। तो अब समझ लीजिए अगर दोनों तरफ कैपिटल आ गया है तो दोनों ही जीन एक ही प्रकार के हैं, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म तो है बट अल्टरनेटिव फॉर्म डिफरेंट फॉर्म नहीं है, वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार के हैं दोनों ही। अगर दोनों जीन या दोनों एलील सिमिलर काइंड्स के होते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? उसको होमोजाइगस कहलाएंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी है, या फिर स्मॉल टी है, या फिर कैपिटल आर है, या फिर स्मॉल आर है, ठीक है। ये मटर के दाने को लेकर के हमने किया है। मटर की हाइट को लेकर के, स्टेम की हाइट के लिए कैपिटल टी बोले लंबी हाइट, स्मॉल टी बोले डॉर्फ हाइट, ठीक है। ऊपर से फिर मटर के दाने को लेकर के, और आर बोले तो राउंड शेप्ड मटर का दाना है, और स्मॉल आर बोले तो रिंकल्ड शेप्ड मटर का दाना है। तो इसके लिए ये अलग अलग इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे जीन्स मिल सकते हैं, जीन के पेयर मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो जीन के पेयर हैं, ठीक है। हम जीन को ही क्या बोलते हैं? जो जीन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कई बार एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एलील। तो एलील कुछ अलग नहीं है, जीन के ही दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही जीन कैसे सेम है, ठीक है, तो दोनों ही एलील क्या हो गए, सेम हो गए, बात खत्म। यहाँ पे दोनों जीन सेम है, दोनों एलील सेम है, यहाँ पे दोनों आर सेम है, दोनों मतलब दोनों जीन सेम है तो दोनों एलील भी सेम है, ठीक है। जबकि वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो इसके केस में तो एक इसमें एलील क्या है, डोमिनेंट टाइप का है, एक रिसेसिव टाइप का है, मतलब एक जीन फंक्शनल है और एक थोड़ा सा लेस फंक्शनल या नॉन फंक्शनल जीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो प्रकार के जीन्स हैं, हालांकि ये जीन के पेयर्स हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि ये एलील के पेयर्स हैं, ठीक है। तो जीन और एलील्स में बस एक तरीका है डिफाइन करने का, बहुत ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही पेयर में पाए जाते हैं। जैसे डीएनए जैसे जीन पेयर में पाया जाता है वैसे ही एलील्स भी पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस में क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग डिसिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन, एक ही जीन के, जैसे मान लीजिए जीन कैपिटल टी या स्मॉल टी, वो जीन एक है, जीन क्या है हाइट, जीन क्या है हाइट को कोड करने वाला जीन, उसके ही दो एलील फॉर्म्स हैं, दो ही क्या है, ये दोनों अलग अलग फॉर्म है, तो डिसिमिलर फॉर्म्स होते हैं, कैरेक्टर्स इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आता है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर इसके आगे वाले में पढ़ेंगे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा होता है कि हम जब भी क्रॉस करवाते हैं, अब आपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वहां पे एक टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था अपने वीडियो में, अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको ये चीज सीखने को बहुत अच्छे से मिला होगा कि हाइब्रिडेशन कैसे करवाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन नाम से टॉपिक था, तो वही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्रॉस, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस के नाम से बोलते हैं। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के एट अ टाइम पे क्रॉस करवा रहे हैं। अगर एक कैरेक्टर को लेकर के सिर्फ क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाएगा। अगर हम दो तीन कैरेक्टर को लेकर के करवाते हैं तो उसको दो कैरेक्टर को करवाते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, तीन कैरेक्टर को लेकर के करवाते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से पॉली हाइब्रिड क्रॉस भी करवा सकते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो अपन डाई हाइब्रिड तक क्रॉस का अपने सिलेबस में है, डाई हाइब्रिड क्रॉस तक करेंगे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, द क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस टॉल, मतलब इसमें जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो प्योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स होती हैं, पी लाइन्स होती हैं, मतलब ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बोले तो जो प्योर कैरेक्टर्स होते हैं, उन प्योर कैरेक्टर्स को लेकर के हम क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्योर कैरेक्टर इसका प्योर टॉल है और यहाँ पे प्योर ड्वार्फ है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा सकते हैं। प्योर राउंड है और प्योर क्या है, रिंकल्ड है, इनके बीच में क्रॉस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम करवा रहे होमोजाइगस टॉल, जैसे कैपिटल टी है, एंड होमोजाइगस डॉर्फ स्मॉल टी प्रोड्यूस हेटेरोजाइगस टॉल, ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, हेटेरोजाइगस टॉल प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, प्लांट। टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज अ हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग द वन कैरेक्टर हाइट, एक ही कैरेक्टर है, वो है हाइट को कोड करने वाले जीन, बट उसमें दो प्रकार के हमारे पास एलील्स मौजूद हैं। इट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, एंड दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर है इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे, और इसका जो क्रॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ये एक मिनट, मोनोहाइब्रिड हो गया, चलिए ठीक है। इससे रिलेटेड और दो चीजें हैं कि डोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ एलील्स, डोमिनेंट फैक्टर्स क्या होते हैं एलील्स के, ठीक है। तो डोमिनेंट फैक्टर वो है जो अपने आप को F1 जनरेशन में, अब जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो मोनोहाइब्रिड के से रिलेटेड जो चीजें हैं पहले उनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम डाइहाइब्रिड की बात कर लेंगे। तो डोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ एलील्स, पहले इनके बारे में बात करते हैं। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, बोले हमारे पास दो एलील्स है ना, देखो ऐसा, या तो कैपिटल टी है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, या फिर स्मॉल टी है। तो ध्यान से इस चीज में ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव होता है। देखिए, अगर हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया था, इसके बीच में और इसके बीच में क्रॉस कराया था, तो हमें जितने भी रिजल्ट मिले थे वो सब ऐसे वाले मिले थे, बट ये जीनोटाइप मिला था। हमें फिनोटाइप क्या मिला था, फिनोटाइप में सबके सब प्लांट कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, ठीक है। तो फिनोटाइप में जब सबसे पहले हमें टॉल मिलेंगे तो ये देखने को पता चलता है कि डॉर्फ वाले तो गायब हो गए, हमें दिखाई दिए नहीं, सबके सब लंबे पौधे हो गए, है ना, टॉल हो गए। तो इसका कारण क्या है, तो बोले एक जीन है इसका कारण, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो वही चीज वहीं से डेफिनेशन बनती है कि डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा। फैक्टर बोले थे जीन, है ना, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था, आज हम उसको जीन बोलते हैं। तो डोमिनेंट जीन कौन सा होगा, बोले जो अपने आप को F1 प्रोजेनी में, किसमें बेटा, F1 प्रोजेनी में। जब F1 प्रोजेनी क्या होती है, जब इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो बीज बनते हैं, बीज को जब हम उगाते हैं, उगाने के बाद जो भी प्लांट उगे हैं उनको हम F1 प्रोजेनी बोला करते हैं, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी या F1 ऑफस्प्रिंग में
जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पहले टाइम पे जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट जीन बोलते हैं। वहीं पे जो अपने आप को F1 प्रोजेनी में या F1 क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स में प्रोड्यूस करने में या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं रहता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो कैरेक्टर क्या कहलाता है, रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को डिफाइन करते हैं। तो एक हमारे पास रिसेसिव फैक्टर हो गया जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट फैक्टर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए पढ़ लेते हैं फटाफट डेफिनेशन जो भी दिया है। इट इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ एलिस, एक पेयर ऑफ एलिस है, इसमें से केवल एक, या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, वन ऑफ अ पेयर व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ विद वेदर प्रेजेंट विद होमोजाइगस। देखो जैसे यहाँ पे होमोजाइगस में प्रेजेंट है तो इसमें तो ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और विद हेट्रोजाइगस स्टेट, जैसे हेट्रोजाइगस स्टेट में तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि यहाँ पे दोनों आपस में एक्सप्रेस कर रहे थे दोनों। ठीक है, बट इस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जबकि कैपिटल टी है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो होमोजाइगस में एक्सप्रेस करे तो करे, वो तो अच्छी बात है, बट हेट्रोजाइगस में भी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वही क्या है, डोमिनेंट है। यहां से तो पता चलेगा, यहां से तो वैसे भी आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला ये वाला एक्सप्रेस कर रहा है या फिर ये वाला एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये दोनों भी तो एक्सप्रेस कर रहे हैं स्मॉल हाइट के लिए, बट कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्मॉल हाइट बन रही कि नहीं बने। यहाँ से एक्चुअल में पता चलता है कि वो हेट्रोजाइगस में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वही डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं करता वो रिसेसिव। बात खत्म बस। ठीक है, इतना सिंपल सा है। फॉर हाइट द टॉलनेस कैपिटल टी एंड इज द डोमिनेंट वर द डॉर्फनेस स्मॉल टी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेसिव फैक्टर्स ऑफ एलिस, फैक्टर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस itself with effect with presence of contrasting factor। कंट्रास्टिंग फैक्टर जो इसके साथ में कोई दूसरा फैक्टर मौजूद है, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी मौजूद है, तो इस कैपिटल टी के उपस्थिति में होने के साथ में उपस्थिति है अगर उसकी, तो वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और इसीलिए वो क्या हो जाता है, एक रिसेसिव फैक्टर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, रिसेसिव फैक्टर। तो यहाँ पे दिया है दैट इज द एलील ऑफ स्मॉल टी, कौन सा बेटा, स्मॉल टी इन हाइब्रिड ऑफ पी प्लांट दैट इज टाल टी एंड स्मॉल टी। वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव फैक्टर कहलाएगा। ओके, बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोटाइप। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, फिनोटाइप, और दूसरा हमारे पास है जीनोटाइप। तो देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिनोटाइप वो चीज होती है जो हमें बाहर से दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने जो दिख रहा हूँ, इसमें मेरे दो कान है ना, गोरा हूँ, काला हूँ, जो भी है, मेरे बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ फिनोटाइप है। वहीं पे अब इसको कंट्रोल कौन करता है, मेरे अंदर पाए जाने वाले एक एक सेल के अंदर जो जीन है वो जीन कंट्रोल करते हैं, बट आप जीन नहीं देख सकते हैं, बस आप उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप वो जीन होते हैं जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करते हैं। ठीक है, जबकि फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर से हमें अपीयरेंस दिखाई देता है, जिस भी रूप में दिखाई देता है, वो क्या है, उसका जीनोटाइप है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फिनोटाइप की, तो इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। कैसा होता है बेटा, एक्सटर्नल होता है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करें, जैसे मैंने हेयर के स्टाइल की बात करते हैं, हेयर कैसा बनावट, कैसी सिल्की है या फिर स्ट्रेट है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, कर्ली है, वो है, आंखों का कलर ले सकते हैं, बॉडी का कलर ले सकते हैं, वो सब क्या है बेटा, फिनोटाइप है। हाइट कैसी है, फिनोटाइप है। जीनोटाइप की बात करते हैं, इट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। क्या है बेटा, जेनेटिक मेकअप होता है। ठीक है, क्या होता है, जेनेटिक मेकअप या कंस्टिट्यूशन होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जिसमें अपने ढेर सारे कैरेक्टर बताए, उन कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए ये सब चीजें मौजूद होती हैं हमारे सेल के अंदर। ठीक है, नोट, एक शब्द हमारे पास नोट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, दो शब्द होते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स। टर्म्स वेयर कॉइन्ड बाय द जेम्स जोहानसन। किसके द्वारा बेटा, जोहानसन करके एक साइंटिस्ट थे, जोहानसन, उनके द्वारा इस चीज को डिस्कवर किया गया था, जो फिनोटाइप और जीनोटाइप वर्ड होते हैं। तो आपसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो टॉपिक हमारे पास, डायहाइब्रिड क्लास। तो डायहाइब्रिड क्लास में करते क्या है बेटा, हम दो कैरेक्टर को एक साथ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहाँ पे है हमारे पास टॉपिक है, चलो यही लिख देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाइट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके साथ में हम मटर के दाने को शेप ले लेते हैं, एक राउंड शेप है, और साथ में हम ले लेते हैं रिंकल्ड शेप है। अगर दो कैरेक्टर को एक साथ रख करके हम क्रॉस करा देते हैं, दो कैरेक्टर को एक साथ
हम स्टडी करते हुए क्रॉस कराते हैं तो उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और बाकी जितनी भी चीजें होंगी सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसी होंगी। जो भी होगा सब कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही चलेगा, बस इसमें 2 कैरेक्टर एक साथ लेके क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाकी जैसे रिसेसिव होता है, डोमिनेंस होता है, ठीक है, होमोजाइगस होता है, फिनोटाइप होता है, हेटेरोजाइगस होता है, जीनोटाइप होता है, ये सब चीजें सब फॉलो होंगी एज इज इट जैसे हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, बस इतना होता है कि इसमें 2 कैरेक्टर को साथ में लेकर के हम क्रॉस कराते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। कल नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, चैप्टर को शुरू करेंगे कि मेंडल ने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि मेंडल ने आखिर पी प्लांट को क्यों चुना था, क्या कारण था, उसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, वर्किंग मेथड कैसा था, है ना। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है, आपके शेयर की और आपके सब्सक्रिप्शन की, वीडियो को लाइक करने की हमें बहुत आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।